हेलो साथियों, नमस्कार। आपका इस परिवार में फिर से स्वागत है। तो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिए, जनरल साइंस। तो हम सभी जानते हैं कि बायो जो है वह कंपटीशन में ज़्यादा पूछता है। फिजिक्स केमिस्ट्री भी पूछता है, लेकिन कंपैरिजन में कम पूछता है। तो हम लोग कल से प्रारंभ किए हैं श्रृंखला ये लॉन्ग वीडियो का। तो हम लोग कल देखे थे साइंस क्या है। साइंस क्या हम लोग देखे थे? साइंस जो है सायर और साइंटिया लैटिन के दो शब्दों से बना है। सायर का मतलब होता है जानना और साइंटिया का मतलब होता है ज्ञान। अर्थात ज्ञान को जानना ही क्या है? विज्ञान है। तो ये हम लोग देख लिए थे। आप जब भी साइंस पढ़िए या कोई भी विषय पढ़िए, क्योंकि जो आर्ट के विषय हैं वो भी साइंस हैं, जब भी आप पढ़िए तो ये 3 प्रश्न आपके मन में आना चाहिए: कब, क्यों, कैसे। अगर आप साइंस में क्यों का प्रश्न नहीं मन में आ रहा है तो साइंस आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद आपको रटना पड़ेगा कोई भी, जैसे आप लोग इतिहास में रटते हैं तो साइंस में भी रटना पड़ेगा। अब आप साइंस में कितना रटेंगे? तो ज़्यादा रट नहीं पाएंगे। तो हम लोगों ने साइंस का परिभाषा देख लिया था। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी देखे थे। जो बायोलॉजी है वह ग्रीक के 2 शब्दों से बना है, बायोस और लोगोस। तो बायोस का मतलब होता है जीव और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। अर्थात जीवों का अध्ययन ही क्या है? बायोलॉजी है। अब देखिए, जो बायोलॉजी है इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किए थे अरस्तु जी। अब ये यूरोप से संबंधित है, यानी ग्रीक के हैं। अब ग्रीक यानी यूरोप वाले पहले से ही विकसित हैं। इन्होंने 384 और 322 बीसी के मध्य में ढेर सारा जीवों पर अध्ययन किया। अब इसी के आधार पर इन्होंने जीवों के 2 समूह बांटा, एक तो जंतु समूह और एक वनस्पति समूह। तो प्रश्न पूछता है कि जीवों को सर्वप्रथम कौन विभाजित किया था? तो आपको यह प्रश्न भी मिल गया कि जीवों को सर्वप्रथम कौन विभाजित किए थे? अरस्तु किए थे। अब देखिए, यह जो बायोलॉजी है यह शब्द कौन दिए थे? यह आजकल खूब प्रश्न पूछ रहा, कोई भी आप प्रश्न एग्जाम दीजिए कंपटीशन का, तो यह शब्द जो बायोलॉजी दिए थे लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। 1801 में दिए थे ये दोनों मिलकर। लैमार्क जो हैं वो फ्रांस के निवासी हैं और ट्रेविरेनस जर्मनी के निवासी हैं, क्योंकि आगे यह प्रश्न बन सकता है। हम लोगों को आगे का भविष्य भी देख के पढ़ना है। अब देखिए, जो बायोलॉजी है यह भी 2 भागों में बटा है, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं, बॉटनी में हम लोग वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। अब देखिए, जो जंतु विज्ञान है इसके पिता भी कौन है? अरस्तु हैं। क्यों पिता है? क्योंकि जंतुओं के बारे में अच्छे से अध्ययन कौन किए थे? अरस्तु जी ने किया था। अब देखिए, वनस्पति में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसके बारे में अच्छे से अध्ययन कौन किए थे? थियोफ्रिस्टस जी ने किया था। इसलिए वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? थियोफ्रिस्टस जी को कहते हैं। अब देखिए, कुछ लोग समझते हैं कि जो वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे उसमें जान नहीं होता, उनमें भी जान होता है, यानी वो भी संवेदनाएं क्रियाएं दिखाती हैं। लेकिन जैसे मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन कर सकता है, पेड़ पौधे नहीं कर पाते। वो गति को दर्शाते हैं, गमन को नहीं दर्शाते। गमन और गति में हल्का सा अंतर है। गमन में हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, गति में क्या हुआ, हम अपने शरीर के कुछ भागों को आगे पीछे मोड़ सकते हैं, उसे गति कहते हैं। अब देखिए, तो वनस्पतियों में भी जान है, इसको बताए थे भारतीय वैज्ञानिक जेसी बसु, जिसे जगदीश चंद्र बसु कहते हैं। इन्होंने एक यंत्र का प्रयोग किया था जिसको क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। हाँ, क्रेस्कोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया था। यह क्रेस्कोग्राफ जो है एग्जाम में खूब पूछता है। अब हम आगे देखते हैं कोशिका। कहा ना, यहाँ तक हम लोगों ने कल देख लिया था। अब हम आज से देखते हैं कोशिका। तो कोशिका पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि कोशिका है क्या। थोड़ा सा हम पहले माइंड मैप बना लेंगे। कोशिका, जो भी जीव जंतु आप देखते हैं वो किससे बने हैं? कोशिका से। मानव का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं क्योंकि समझ में आएगा। मानव है, जो मानव का पूरा शरीर बना वो किससे बना है? कोशिका से बना है। अब हम आगे देखते हैं, यह जो कोशिका है अर्थात इसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो यह सेल जो है लैटिन भाषा के
सेलुला से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा सेलुला से बना है, जिसका मतलब होता है ए स्मॉल रूम। ए स्मॉल रूम। आप लोग मधुमक्खी का छत्ता देखेंगे। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके देखा तो सेल कैसा दिखाई दिया? जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे। अब अगर हम मधुमक्खी का छत्ता का मतलब कंपैरिजन करेंगे तो छोटा रूम दिखाई देगा कि नहीं? दिखाई देगा। आगे अब हम इसके खोज के बारे में पढ़ते हैं। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किए थे रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। अब इन्होंने किया था कार्क कोशिका में। अब ये कार्क कोशिका कहाँ था? एक उन्होंने बोतल का प्रयोग किया। अब बोतल का प्रयोग क्यों किया? जानते हैं यूरोप वाले विकसित हैं। जब विकसित हैं तो हम लोग सुविधा के लिए कुछ करेंगे कि नहीं? तो यह जो बोतल था वो कार्क से बना था, यानी छाल से बना था। अब जो छाल होता है वह निर्जीव कोशिका है। अब जब निर्जीव, तब यहाँ एक प्रश्न यह हो गया तो रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका खोज किया था? निर्जीव कोशिका का। अब हम लोग एक प्रश्न और बनता है, निर्जीव कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। आगे देखिए, जो जीवित कोशिका है उसकी खोज सर्वप्रथम कौन किए थे? एंटोनी वान लीवेनहॉक। इन्होंने जो वर्षा का जल होता है वहाँ पर किया था। अब देखिए, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने ही सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किया था, जिसे आप लोग बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया क्या है? मतलब कि जीवों के लिए हानिकारक है, लाभदायक भी है। तो इसलिए इन्हें मतलब कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं, यानी जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। आगे देखिए, अब जो कोशिका है यह क्या है? जीव। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। क्या कहते हैं? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अब इसे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं यह समझेंगे। क्योंकि जो जितने भी जीव जंतु हों किससे बने हैं? कोशिका से, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संरचनात्मक। और जीव के जितना भी क्रिया संपन्न होता है अंदर या बाहर, वह किसके माध्यम से संपन्न होता है? कोशिका के माध्यम से। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे। जो प्रश्न पूछता है कंपटीशन के एग्जाम में, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। तो बड़ी और लंबी के देखने से पहले हम लोग समझते हैं बड़ा और लंबा में क्या अंतर है। बड़ा में हम लोग मोटाई, चौड़ाई, लंबाई सब लेते हैं, और लंबाई में हम लोग सिर्फ क्या लेते हैं? लंबाई लेते हैं। यही अंतर है। अब देखिए, जो सबसे बड़ी कोशिका वह क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा का इंग्लिश में कहते हैं ऑस्ट्रिच एग कहते हैं। अब जो शुतुरमुर्ग है वह भारत में नहीं पाया जाता। यह कहाँ पाया जाता है? आप लोग न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अब इसके अंडे का जो वजन है वह 1 से 1.5 किलो होता है। आगे देखिए, जो सबसे लंबी कोशिका वह क्या है? तंत्रिका कोशिका है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। अब यही तंत्रिका कोशिका ही हम सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और पूरे शरीर में फैला होता है। ये इसलिए जो न्यूरॉन कोशिका है वह सबसे लंबी कोशिका होती है। अब देखिए, जो सबसे छोटी कोशिका उसे क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। यहाँ 60 में लिखा है, पूरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा गैल्सेप्टिकम। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक अन्य नाम है पीपीएलओ। अब यह पीपीएलओ का फुल फॉर्म पूछता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आगे देखिए, हम लोग मानव में देख लेते हैं कि मानव सबसे बड़ा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका, सबसे लंबा कोशिका। तो मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका है वह अंडाणु है। यह फीमेल में बनता है, मतलब निषेचन के समय। और यह जो मतलब कि मानव जो सबसे छोटी कोशिका उसे शुक्राणु कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। आगे देखिए, हम लोग कोशिका सिद्धांत समझते हैं, यानी यह जो कोशिका है जीवों का निर्माण कैसे करता है, उसी से संबंधित स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 और 39 में एक सिद्धांत दिया, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए, इनके सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। पहला पॉइंट इनका क्या था कि जितने भी जीव जंतु हैं वो किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं।
दूसरा पॉइंट में इन्होंने यह बताया कि जो जीव होते हैं, कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं, कुछ बहुकोशिका से बने होते हैं। जो एक कोशिका से बने होते हैं एक कोशिकी कहते हैं, और जो बहुत से कोशिका से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकी कहते हैं। और कुछ को एक मतलब विषाणु ऐसा जीव है जो कोशिका से नहीं बना होता, इसलिए इसे अकोशिकी या एसेलुलर कहते हैं। विषाणु के बारे में हल्का समझते हैं। विषाणु अगर हमारे शरीर के बाहर है तो वह निर्जीव रहता है, जैसे ही वह शरीर में पहुंचता है वह सजीव हो जाता है। अब 2 पॉइंट तो कोशिका सिद्धांत में हो गया। तीसरा समझिए, यह इन्होंने कहा, स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा कि जो कोशिका है ये स्वतंत्र होती हैं। ये स्वतंत्र होती हैं यानी जो जिन कोशिकाओं का कार्य जो है वो अपना कार्य करती हैं और ये एक दूसरों को सहायता प्रदान करती हैं। इसी के बाद में लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो जब इन्होंने यह नहीं बताया कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो एक वैज्ञानिक आए विर्चोव नामक, जिन्होंने बताया कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो विर्चोव ने कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए जो हमारे माता पिता वो पुराने हो गए और जो हम लोग हैं वो नए हो गए, तो यानी नई कोशिकाओं का निर्माण पुराने कोशिकाओं से होता है। इन्होंने यह शब्द दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुली। इसका मतलब यह होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। अब यह कोशिका सिद्धांत समाप्त हो गया। आगे थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग देखते हैं, ये जो कोशिका हैं यही अगर समान कोशिकाएं आपस में मिल जाएं तो किसका निर्माण करती हैं? उत्तक का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये उत्तक आपस में जब मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। और अंगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? अंग तंत्र कहते हैं। अब आपस में जब ये सारे अंग जैसे हाथ पैर पूरा मुंह नाक जब मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? शरीर का। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, सभी के पास लगभग मकान है। अब देखिए, तो जब हम मकान बनाते हैं तो पहले क्या होता है? ईंट लाते हैं। ईंट जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? दीवार या दीवाल जिसे कहते हैं। ये दीवार जब मिलते हैं तो क्या बनता है? कमरा बनता है। ये कमरा जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? मकान बनता है। तो आप लोगों को अगर यह पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।